तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और रोज़ की तरह आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नया कंटेंट। तो चलिए आज चलते हैं फिर आगे की ओर अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? ये हमने कर लिया था आपका, एक सेकंड रुकिए जरा, ब्रश ले लेते हैं। ये हो गया था अपना प्रोसेसर चल रहा था। यहाँ पे प्रोसेसर के बाद में अपना क्या पढ़ लिया था? पहचाना जाता है ये एक बड़ी वर्ताकार चिप होती है जिसमें एक हीट सिंक लगी होती है। प्रोसेसर के बारे में जानकारी है ये सारी चीज़ें। तथा फैन लगा होता है जो कार्य के दौरान सीपीयू के तापमान को कम करता है। और विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और एक एएमडी द्वारा बनाया जाता है। ये दो मुख्य रूप से कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाने और बेचने का अग्रणी कार्य करती हैं। आगे हैं इन दोनों में। दोनों कंपनियों में के प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे के बराबर ही हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इंटेल की नवीनतम रेंज एएमडी की अपेक्षा बेहतरीन साबित होती है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ी थी और आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब अपन लेते हैं इंटेल के निम्नलिखित प्रोसेसर कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इंटेल कंपनी के प्रोसेसर जो है ना, वो देखते हैं। इंटेल इंटेल कंपनी का फर्स्ट जो प्रोसेसर है उसके बारे में देखते हैं। इंटेल प्लेटिनियम ड्यूल कोर प्रोसेसर। ठीक है, इंटेल प्लेटिनियम ड्यूल कोर प्रोसेसर। ठीक है, इंटेल प्लेटिनियम प्रोसेसर ड्यूल कोर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर डेस्कटॉप परफॉर्मेंस प्रदान करता है। यह कम पावर की खपत करता है और रोज़मर्रा की कंप्यूटिंग हेतु मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ करता है कौन सा? इंटेल प्लेटिनियम डुअल कोर प्रोसेसर। कौन सा करता है? इंटेल प्लेटिनियम डुअल कोर प्रोसेसर। कौन सा? इंटेल प्लेटिनियम डुअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा देखते हैं अपन इंटेल इंटेल 13 प्रोसेसर, मतलब i3, 13 नहीं i3 है वो। इंटेल i3 प्रोसेसर के बारे में देखते हैं। इंटेल कोर i3 मॉड्यूल पर आधारित है। ठीक है, कोर प्रोसेसर में ये 4 मल्टीटास्किंग कंपेटिबिलिटी प्रदान करता है। विशेष टास्किंग मल्टीमीडिया प्लेबैक के लिए यह आदर्श गति पर रन होता है। ठीक है, मतलब इंटेल i3 जो प्रोसेसर है वो एक जो आपका इंटेल प्लेटिनियम डुअल कोर प्रोसेसर से अपडेटेड वर्जन है जो कि मल्टीटास्किंग कर सकता है। ठीक है, और उसके मल्टीमीडिया प्लेबैक विशिष्ट टास्क कर सकता है। ये काम कर सकता है। अब इसी का अगर देखा जाए तो फिर और अपडेटेड वर्जन अगर चेक करें तो ये आता है इंटेल i5। ठीक है, इंटेल i5 आता है। ठीक है, तो इंटेल i5 जो होता है ना, ये 15 नहीं लिखा, i5 लिखा है। ठीक है, ये 15 की जगह पर i1 है, वो i नहीं है, मतलब i है वो 1 नहीं है। ठीक है, इंटेल i5 आमतौर पर क्लाउड कोर होते हैं। कौन? क्वाक्टा कोर में होते हैं। क्वाक्टा कोर मतलब, अब क्वाक्टा कोर जो होते हैं ना, ये अपडेटेड वर्जन है। वो कौन से होते हैं? जो मल्टीमीडिया वाले होते हैं ना, i3 होते हैं। ठीक है, और उससे पहले वाले डुअल कोर, मतलब उसमें 2 कोर होते हैं, इसमें 3 कोर, इसमें 4 कोर होते हैं। ठीक है, तो i5 में 4 कोर होते हैं, क्वाक्टा कोर होता है। लेकिन कुछ डुअल कोर प्रोसेसर एक अन्य लेवल की प्रोडक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये i3 के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें इंटेल ट्रूबो बूस्ट टेक्नोलॉजी, किसका? ट्रूबो बूस्ट टेक्नोलॉजी निहित होती है। मतलब इसमें ट्रू बूस्ट टेक्नोलॉजी निहित होती है। किसमें? i3 में ही। किसमें? i3 की बात चल रही है। फिर यहाँ पे देखो कौन से? i3 में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी होती है। किसमें? i3 में। तो ये किसे i5 के बराबर भी काम करने लगते हैं। ठीक है, अब वही बात करते हैं नेक्स्ट। आवश्यकता के अनुसार एक्स्ट्रा स्पीड प्रदान करते हैं। i3 के समान इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं जो सामान्य उपयोग हेतु उपयोगी होते हैं, ना कि गेमिंग हेतु। ठीक है,
इंटेल अब आता है i7। इंटेल i7 के बारे में चर्चा करते हैं। इंटेल i7 क्या होता है। इंटेल i7 ठीक है। इंटेल आई सेवन डुअल कोर क्वेक्टा कोर होते हैं, मतलब 2 कोर के भी होते हैं और 4 कोर के भी होते हैं, जो अपनी कैश एवं तीव्र क्लॉकिंग स्पीड्स के लिए जाने जाते हैं। क्वेक्टा कोर प्रोसेसर में 8वें, एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, 8वें थ्रेड फीचर प्रदान करते हैं। ये अधिक पावर की खपत करते हैं, ठीक है। किसकी अधिक पावर की खपत करते हैं, तब वीडियो गेमिंग हेतु आदर्श माने जाते हैं। कौन से, i7 प्रोसेसर, ठीक है। अब अपन ने कौन कौन से प्रोसेसर देख लिए उनके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले देखा अपन ने डुअल कोर, कौन सा, डुअल कोर। फिर आता है अपना i3 के बाद आता है अपना, एक सेकेंड, डुअल कोर आता है, i3 आता है और i5 आता है, i7 आता है। इन तीनों के बारे में देख ले। देखो एक तो आता है डुअल कोर, ठीक है। दूसरा है आपका i3, फिर आता है आपका तीसरा आता है i5, ठीक है। फिर आता है i7, ठीक है। अब इनके बारे में देख लिया अपन ने कि क्या क्या होता है। डुअल कोर जो होता है ना, उसमें दो कोर होते हैं, जो कि एक डेस्कटॉप के लिए नॉर्मल सी टास्किंग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है डुअल कोर प्रोसेसर। फिर आता है i3, इसमें थोड़ा अच्छा रहता है, जो कि हेवी टास्किंग के लिए हो जाता है, थोड़ा सा डुअल कोर से अपडेटेड वर्जन रहता है, ठीक है। डुअल कोर i3 प्रोसेसर में भी क्या होता है, i5 आता है। फिर i5 में क्या रहता है, i5 में मल्टीटास्किंग कर सकते, गेमिंग के लाने आता है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस हो जाती है उसमें तो। और उससे अपडेटेड वर्जन i7 आता है कि गेमिंग के साथ साथ और भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ठीक है। गेमिंग, वीडियोग्राफिंग या फिर एडिटिंग वगैरह जो सारे काम कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं इनमें। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्या लिख रहे हैं। अब AMD के बारे में चर्चा करें तो AMD प्रोसेसरों के बारे में। कुछ AMD प्रोसेसर हैं जो कि AMD A4 प्रोसेसर है। प्रोसेसर 2 प्रोसेसर कोर होते हैं, यानी 2 कोर होते हैं। रेडियन ग्राफिक्स चिप होती है इसमें, रेडियन ग्राफिक्स चिप होती है, जो कि लोअर एंड सिस्टम हेतु प्रयोग किए जाते हैं। AMD दूसरा वाला है आपके पास में, दूसरा क्या आएगा, दूसरा प्रोसेसर AMD 6 प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर होते हैं, जो इंटेल की भांति टर्बो फंक्शन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा, आता है कौन सा, आता है तीसरा AMD 8, ठीक है। ये 4 कोर प्रोसेसर होते हैं। ये i3 लो i5 की तुलना में की जाती है। मतलब एक तो i3, जैसा इंटेल का i3 होता है ना, इनका उपयोग जैसे AMD 8 है जो ना, तो AMD A8 की तुलना i3 से की जाती है, और उससे मतलब उस i3 और i5 के बीच में इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। इसका ग्राफिक भाग जो इंटरनल वेरियस की अपेक्षा तीव्र होता है एवं आसानी से गेमिंग को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। अब आता AMD A10 जो है ना, उसके बारे में देख ले। AMD A10 क्वेक्टा कोर प्रोसेसर है, जो i5 की तुलना में i5 से तुलना की जाती है। इसकी सीरीज से प्रोसेसर FM2 सर्किट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्हें कंबल FM2 के साथ मदरबोर्ड में फिट किया जाता है, ठीक है। अब आता है इनपुट्स आउटपुट पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। कुछ इनपुट आउटपुट्स वो इनके बारे में, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लो और यहाँ से आ जाता है इनपुट आउटपुट। हाँ, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सामान्यतः इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कंप्यूटर की चिप्स के पीछे लगाया जाता है। विशेष रूप से 100 पोर्ट्स मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन एवं ईथरनेट नेटवर्किंग केबल तथा विभिन्न
यूएसबी डिवाइस को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। साथ ही कभी कभी आप परंपरागत डिवाइसों के साथ कनेक्शन देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य तौर पर पोर्ट चुनने के प्रिंटर के साथ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मान चलो मान के आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, प्रोसेसर में उससे सब चीज़ डल के तैयार हो, अब उसमें अब इसका असेंबलिंग जो होती है ना, असेंबलिंग के पीछे मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर मदरबोर्ड के पीछे जो मदरबोर्ड लगा रहता है उसके पीछे कुछ पोर्ट्स रहते हैं, उससे क्या कनेक्ट की जाते हैं बाहरी डिवाइसों को। तो उनके बारे में चर्चा की। यूएसबी हुआ, प्रिंटर हुआ, और 100 पोर्ट्स हुआ, स्पीकर, मॉनिटर, माइक्रोफोन, इंटरनेट केबल, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए ये वहाँ पे होते हैं मदरबोर्ड में ही मदरबोर्ड जो होते हैं ना, मदरबोर्ड में होते हैं ये सारे कनेक्टर। ठीक है। नंबर 3 पे है आपका बायोस। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह रोम सभी हार्डवेयर एवं स्रोत को प्रतिबंध करता है। ये क्यूपी यानी कि क्वाड प्रोपेल लाइन पैकेज एवं एमपी डुअल एलाइन पैकेज दोनों प्रकार के पैकेजिंग में काम करता है। अब फिर आता है आपका सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी क्या करती है? सीमॉस बैटरी या लिथियम आयन बैटरी होती है जिसकी क्षमता 3 वोल्ट होती है। इसका नंबर 2032 होता है। बायोस सेटिंग को सेव करके रखने के लिए इस बैटरी को सप्लाई दी जाती है। बैटरी निकाल देने पर बायोस सेटिंग फैक्ट्री की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाती है और बायोस को क्लियर करने के लिए बैटरी के पास जंपर लगा रहता है। मतलब बायोस की सेटिंग को क्लियर करने के लिए बैटरी के पास के बायोस को क्लियर करने के लिए, ना कि बैटरी की सेटिंग क्लियर करने के लिए। बायोस की सेटिंग क्लियर करोगे तो आप जंपर को प्रेस करोगे। ठीक है, तो बायोस की सेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर बायोस की बैटरी को निकाल दिया, सीमॉस बैटरी को निकाल देंगे तो बायोस की सेटिंग जो होती है डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी। ठीक है। अब आता है आपका सीपीयू। सीपीयू के बारे में देखते हैं। सीपीयू सर्किट मदरबोर्ड में प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए सहायता करता है। इसका अर्थ यह है कि सीपीयू मदरबोर्ड से कनेक्ट होने के लिए सर्किट से कनेक्टर होता है। मदरबोर्ड के नीचे सर्किट मेटल पिनों या बल्ब के लिए सैकड़ों मेटल कनेक्टरों को ले जाया जाता है। यह प्रोसेसर को पावर सप्लाई प्रदान करते हैं। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे रहते हैं ये मदरबोर्ड में, है ना। इसको एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, दूसरे पेज पे ले लेते हैं, इस पेज पे ले लेते हैं इसको, है ना। सीपीयू सर्किट रुको, ये तो मदरबोर्ड फिक्स करके लगा दिया गया उसमें, इसलिए दिख रहा है। उसको अपन सर्किट बताना है आपको, प्रोसेसर का सर्किट दिखाना है। 1 सेकंड मिल जाएगा। प्रोसेसर ही दिखा रहा है इसमें तो, गूगल पर भी कोई सामान दिखता नहीं है। अच्छा, ऐसा ये रहा सर्किट। नहीं, ये तो प्रोसेसर ही रहा, ये नहीं है यार, ये तो प्रोसेसर ही है। मदरबोर्ड के अंदर चलता है, देखो मैं बताऊँ कहाँ पे रहेगा। यहाँ पर लिख रहे थे इन मदरबोर्ड, ठीक है, ये रहा। देखो कि ये अपने पास क्या आ गया, ये है अपने पास मदरबोर्ड का एक फ़ोटो। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि ये जो है ये तो आपका क्या है, एक सेकेंड, ये जो है आपका ये क्या है, ये तो मदरबोर्ड है। ये आपका क्या है, मदरबोर्ड। ये नो, मदरबोर्ड नहीं है, सॉरी, ये आपका क्या है, प्रोसेसर।
ठीक है। प्रोसेसर है ये CPU, जिसको अपन बोलते हैं CPU, ठीक है। ये CPU है अपना, ठीक है, ये CPU है। और CPU के बाद में ये जो सर्किट जो बन रहा है यहाँ पर, ये मदरबोर्ड में जो सर्किट बन रहा है ना, इन सर्किटों की बात कर रहा था। ये सर्किट कहाँ पर होते हैं? यहीं पर होते हैं, ठीक है। ये सर्किट कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर होते हैं। ये आपके पास लग रहा है, आपके पास क्या ये जो लग रहा है ना, ये लग रहा है आपके पास रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। और इसके पास में ये आईसी लगती हैं, ये छोटी छोटी ये आईसी लग रही हैं, ठीक है। ये सारे कॉम्पोनेंट किस मदरबोर्ड में फिट रहते हैं। ये मेरे को दिखाना था आपको, इसमें ये लिखा था इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि सर छोटे छोटे सैकड़ों कनेक्टर होते हैं। कौन सा सैकड़ों है ना, अब इसमें गिन सकते हैं? ओके, इनको नहीं गिन सकते, बहुत सारे हैं, गिन तो सकते हैं लेकिन बहुत सारे हैं। लेकिन एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं अपन कि सैकड़ों कनेक्टर होते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे दिखाई गई थी अपन को लाने। यहाँ पे सेक्शन कनेक्टर होता है, ये प्रोसेसर को पावर सप्लाई प्रदान करते हैं। यहाँ तो इसमें पावर सप्लाई प्रदान होती है किसमें? इस वाले CPU में, CPU में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही ये कंप्यूटर के अन्य भागों तत्वों के बीच डाटा को स्थानांतरण करते हैं। एक ही सर्किट टाइप के बिना कंप्यूटर के प्रोसेस को अपडेट नहीं कर सकते। CPU सर्किट के मुख्य भाग होते हैं निम्नलिखित। कौन कौन से भाग होते हैं? ये होते हैं आपके कौन कौन से भाग? नंबर 1 सर्किट 7। इस प्रकार के सर्किट में कितनी पिनें होती हैं? 321 पिनें सर्किट प्रोसेस के पुराने संस्करणों जिसमें इंटेल प्लेटिनियम 1/2 MMX, AMD K5, K6 और सीरिक्स M2 आदि सम्मिलित होते थे, जो कि इस प्रकार के 321 वाली सॉकेट पिनों को सपोर्ट करते थे। अब आते हैं आपका 370 वाली को कौन कौन सपोर्ट करता है? इस प्रकार की 370 पिन सर्किट प्रोसेसर को पुराने संस्करण से सेलेरॉन प्रोसेसर, प्लेटिनियम 3 प्रोसेसर सम्मिलित थे, जो कि सपोर्ट करते थे, ठीक है। और फिर थर्ड पे आता है 775। इस प्रकार के 775 पिन सर्किट वाले पुराने संस्करण जिसमें इंटेल ड्यूल कोर C2D P4 जियोन प्रोसेसर आते थे, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते थे। अब आता सर्किट 1156 यानी 1156 सर्किट के। इस प्रकार के मदरबोर्ड तत्वों का सबसे नवीनतम सर्किट है, जो कि इंटेल i5, i7, i3 प्रकार के प्रोसेसरों को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ों को सपोर्ट करता है। अब ये क्या चीज़ होती हैं? ये जो आपके सॉकेट बने रहते हैं ना, अभी दिखाए थे मैंने इसमें, ये जो सर्किट है, इन सर्किटों की गिनती जो है ना, वो वहाँ पे की गई है। कहाँ पर? यहाँ पर की गई है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बात की गई, ठीक है, इस प्रकार के सर्किटों में i5, i3 और i7 होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है अपने लिए? आगे है सर्किट 1366। अब 1156 से भी बड़ा एक सर्किट आता है 1366। इस प्रकार का सर्किट जो होता है वो किस में काम आते हैं वो देख लेते हैं। 1366 का सबसे अधिक अपडेटेड सर्किट है। ये किसी भी प्रकार के नवीनतम प्रोसेसर जिसमें 17,900 प्रोसेसर आते हैं का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इन प्रकार के सर्किटों का उपयोग कहाँ किया है? 17,900 प्रोसेसर आते हैं, सर्किट वाले है ना, इनका उपयोग वहाँ किया जाता है। अब आती है रैम क्या है? रैम मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए मदरबोर्ड में स्लॉट से एक से अधिक हो सकते हैं। रैम को इंस्टॉल करने के लिए मॉड्यूल में एक से अधिक क्या होते हैं? जगह होती है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ इंस्टॉल होती है आपकी, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लेते हैं अपन। इन मदरबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है? रैम
ठीक है। ये तो आप, हाँ ये देखा लेते, ये ठीक रहेगा। ये जो होती है ना, ये रैम सर्किट होते हैं, ये भी मदरबोर्ड में रहते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर लग रहा है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये रैम स्लॉट है पूरी। एक से अधिक है, देखो एक जो है, एक है, दूसरी है, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ठीक है। ये चार 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 स्लॉट हो गई। तो वहाँ यहाँ पर क्या लिखा गया था अपने लाने, एक से अधिक मदरबोर्ड में हो सकते हैं। ये सीपीयू सर्किट के पास स्थित होती है। सामान्य रूप से रैम मदरबोर्ड पर अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है और यह रैंडम एक्सेस मेमोरी को संदर्भित करता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, फाइल को खोलने का कार्य करती है। विशेष रूप से यदि प्रोसेसर के पास रैम की एक बड़ी मात्रा हो तो यह कंप्यूटर को अधिक सुचारू रूप से संचालित करती है। निश्चित रूप से यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम भी करती है, सहायता करती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने की सहायता करती है। रैम में स्लॉट को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भागों में बांटा गया है ये देखते हैं। निम्न भागों में बांटा गया, नंबर 1 पे आता है आपका वाइन वेक्टर 2032 हेर्ट्ज, एस सेटिंग को क्लियर 61, SIMS स्लॉट सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल का लघु रूप है, ठीक है। इस प्रकार के स्लॉट पुराने मदरबोर्ड में 486 बोर्ड तक पाए जाते सकते थे। वास्तव में SIMM स्लॉट केवल 32 बिट बस के सपोर्ट करता है, ठीक है। ये जो है ना, पहले यहाँ पर 480 ही स्लॉट, मतलब ये इसके कनेक्टर है ना, ये पाए जाते थे। पहले की बात चल रही है, अभी तो ज़्यादा आने लगे, ठीक है। अब DIMM क्या होता है? डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल का लघु रूप है। यह सबसे ज़्यादा अपडेट किए जाने वाला, अच्छी तरह से विन्यासित एवं नवीनतम रैम स्लॉट है और यह 64 बिट्स के बराबर, साथ ही एक समय पर रन कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि रैम स्लॉट जिसका लैपटॉप मदरबोर्ड के साथ उपयोग करता है DIMM के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लैपटॉप वाला दिखा दूँ तुम्हें, इस वाले की बात कर रहा है, DIMM। अरे कहाँ जा, हाँ ये तो डिलीट कर दो, एक ही बहुत है लाने। इस वाली स्लॉट की बात चल रही है यहाँ पे ना। ये जो स्लॉट है ना, उसको रन करने के लिए किया जाता था। ये जो DDR4 लिख रही है स्लॉट, वो DDR स्लॉट 1 स्लॉट 2 है ना। तो ये स्लॉट है ना, वो 64 बिट के क्या बोलते हैं टंगा, ये रहा, जिसका उपयोग लैपटॉप मदरबोर्ड में किया जाता है। तो ये डबल हेलिक्स में आती है ना, डबल हो जाती हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके लिए ऊपर नीचे हो जाती है। ये तो अपने पुराने वाले लैपटॉप की है, लेकिन नए नए लैपटॉपों में क्या होता है, ये जो स्लॉट बन रही है ना, ये जो स्लॉट एक के ऊपर एक हो जाती है, मतलब इसके ऊपर एक के ऊपर एक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बताया, ये था इसका। तो चलो उसको रहने देते हैं, इसको हटाता हूँ। अरे रुको एक सेकंड, ओ नो, इसको नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। अब आता है आपका एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट जब मदरबोर्ड से नए कंपोनेंट जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है, तो यह मदरबोर्ड के किसी भाग को अपडेट करना तथा एक्सपेंशन कार्ड को स्लॉट का एक ऐसा करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। एक एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट डिस्प्ले के लिए बेहतरीन डिवाइसों को जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक वीडियो कार्ड को वीडियो डिस्प्ले करने के लिए, मॉनिटर को जोड़ने के लिए, 3D ग्राफिक्स का प्रतिपादन करने के लिए आवश्यक होता है।
ये एक्सप्रेशन कार्ड स्लॉट है कर सकता है कि इस कारण से ये मदरबोर्ड के पीछे की ओर लाइन स्थित करता है। ठीक है, अब आता है आपका SIA स्लॉट। SIA स्लॉट क्या होता है? एक्सप्रेशन कार्ड स्लॉट के स्लॉट मदरबोर्ड के प्राचीनतम स्लॉट हैं। डिस्प्ले और साउंड कार्ड इस कार्ड स्लॉट में इंस्टॉल किए जाते हैं और ये 80 वोल्ट पर स्थित होता है। इसमें 16 बिट बस होती है और यह काले रंग में पहचानी जाती है। SIS इंटीग्रेटेड स्टैंड आर्किटेक्चर संक्षिप्त का रूप है। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का संक्षिप्त रूप है। अब PCI के बारे में बात कर लें। PCI क्या है? तो PCI स्लॉट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह मदरबोर्ड का अत्यधिक प्रचलित एवं नवीनतम कंपोनेंट है और यह मदरबोर्ड में एंड ऑन कार्ड इंस्टॉल करने के लिए उपयोग के लिए किए जाते हैं। PCI स्लॉट 64 बिट की हाई स्पीड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास PCI एक्सप्रेस। PCI एक्सप्रेस का फुल फॉर्म PCI एक्सप्रेस फुल ड्यूल डुप्लेक्स सीरियल बेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, यह PCIe के रूप में भी जाना जाता है। यह मदरबोर्ड एंड ऑन कार्ड पर सबसे तेज और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कंपोनेंट है। आगे देखते हैं। AGP एक्सेलेरेटेड ग्राफिक्स कार्ड का संक्षिप्त रूप है। यह नवीनतम ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड एवं गेमिंग डिस्प्ले कार्ड इंस्टॉल करने के लिए यह AGP PCL दोनों पर ही रन कर सकता है। यह एक ही समय पर 32 बिट बस रन कर सकता है। ठीक है, ये 30 बिट कौन AGP। अब आता है स्टोरेज डिवाइस कनेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक कंप्यूटर को सुचारू रूप से कार्य करने व डाटा को संग्रहित करने के लिए कुछ अन्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। इन डिवाइसों को हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस, फ्लॉपी डिवाइस आदि आते हैं। इसे मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए आवश्यकता होती है क्योंकि डाटा को स्थानांतरित करने के लिए केवल मदरबोर्ड से संग्रहित होती है। मदरबोर्ड में कंप्यूटर पर संग्रहित कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, को पूरा करने के लिए दो स्टोरेज डिवाइस कनेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे देख लेते हैं। पावर कनेक्टर एक मदरबोर्ड को रन करने की शक्ति की आवश्यकता होती है और इसे यह शक्ति SMPS से प्राप्त होती है और यह प्रक्रिया जारी करने के लिए इसे निम्न कनेक्टर होते हैं। AT कनेक्टर, इसमें 6 तार इसमें दो 6 तार का उपयोग किया जाता है। P1 P8 P9 इसका उपयोग केवल AT मदरबोर्ड पर ही होता है। इससे लगाते समय दोनों कनेक्टर को आसपास रखते हैं एवं काले तार एक साथ लगाते हैं। ठीक है, अब आता है ATX पावर कनेक्टर। इस पावर कनेक्टर में एक 2 पिन कनेक्टर होते हैं, नहीं एक दो नहीं एक 20 पिन कनेक्टर होते हैं जिसके द्वारा मदरबोर्ड में 6 वोल्टेज दिए जाते हैं। इसका उपयोग केवल ATX मदरबोर्ड में ही होता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, IDE कनेक्टर। IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक का संक्षिप्त रूप है। यह डिस्क ड्राइव जिसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आते हैं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 40 पिन मेल कनेक्टर होते हैं जो HIDD को कनेक्ट होते हैं। इसमें एक ही समय में 32 पिन मेल कनेक्टर FDD से कनेक्ट होती हैं। अब आती है आपकी SATA कनेक्टर होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का संक्षिप्त रूप है। वास्तव में यह 7 पिन इंटरफेस से
के साथ नवीनतम कनेक्टर्स है। यह साटा हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने या ऑप्टिकल डिवाइस को उपयोग की जाती है। ये आईडीई कनेक्टर से कहीं अधिक तेज होती है। ठीक है, अब आता है कोप्रोसेसर। कोप्रोसेसर मदरबोर्ड का एक महत्वपूर्ण भाग है या कंपोनेंट है। यह गणितीय गणनाओं को मुख्य रूप से प्रोसेसरों के साथ कंप्यूटर के ग्राफिक को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना, वो कोप्रोसेसर के लिए उपयोग किया गया है यहाँ पे। अब आता है आपका कैबिनेट कनेक्टर, जहाँ मदरबोर्ड इंस्टॉल होता है। ये वह भाग है जहाँ मदरबोर्ड इंस्टॉल होता है। इसके द्वारा इसमें मदरबोर्ड के साथ कैबिनेट को जोड़ने के लिए कई बटन होते हैं। ज़्यादातर उपयोग किए जाने वाले कैबिनेट कनेक्टर पावर स्विच होते हैं। इसके द्वारा स्विच फ्रंट यूएसबी, फ्रंट ऑडियो, पावर, एलईडी और एचडीडी को रीसेट किया जाता है। ठीक है, ये स्विच कनेक्टर है, मतलब कैबिनेट के ये सारे। अब आता है आपके पास चिप थॉर्न ब्रिज, चिप नॉर्थ ब्रिज, CNB। यह दो चिप सेट के साथ एक संयुक्त सर्किट होता है और इसमें कुछ स्टॉक पर कार्य करता है। ठीक है, अब आता है आपके पास फायरवेयर हेडर। फायरवेयर हेडर का क्या होता है? यह सीरियल बेस फायरवेयर हेडर 1394 यह सीरियल बेस है जो कि डिजिटल और ऑडियो डाटा को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं PS2 कनेक्टर। ये माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए होता है। इसमें 6 पिन मिनी DIN कनेक्टर होते हैं का उपयोग माउस तथा कीबोर्ड के लिए किया जाता है। पहले DIN 5 कीबोर्ड से छोटा है और इसलिए प्रचलित है। कीबोर्ड पोर्ट को जामुनी रंग का होता है तथा माउस पोर्ट हरे रंग का होता है। ये ध्यान रखना, कीबोर्ड का जो रहता है जामुनी रंग का रहता है और माउस का जो रहता है वो हरे रंग का रहता है। USB पोर्ट के बारे में बात करते हैं। USB पोर्ट प्रत्येक मदरबोर्ड पर बाहरी डिवाइसों को जोड़ने के लिए संग्रहित करने के लिए स्थित होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पेन ड्राइव तथा ऑडियो जैकेट आते हैं। पेन ड्राइव और ऑडियो जैकेट और भी बहुत सारे आते हैं। अभी तो क्या है ना, माउस कीबोर्ड भी USB सीरियल बेस आने लगे हैं। ठीक है, नंबर 8 पे आता है नंबर 18 समांतर LPT पोर्ट। पैरेलल और LPT पोर्ट समांतर पोर्ट्स स्कैन प्रिंटर को जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। ये अलग से पोर्ट रहती है, इसके प्रिंटर और स्कैनर का जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता था, जो कि पहले किया जाता था। अभी तो क्या है USB पोर्ट आने लगे, लेकिन पहले LTP पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट होते थे। LTP पोर्ट के बारे में मैं तुम्हें दिखा दूँ कैसा होता था पहले कंप्यूटरों में। LTP पोर्ट यहाँ से देख लेते हैं अपन। LTP पोर्ट ये इस टाइप का LTP पोर्ट होता है। ये इस प्रकार का पहले जो कंप्यूटर थे, अभी भी कंप्यूटरों में, जैसे कुछ कंप्यूटरों में अभी भी आता है, लेकिन पहले बहुत आता था। ये LTP पोर्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं गेम पोर्ट। इसमें गेम सपोर्ट सभी प्रोग्रामिंग डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। उदाहरण के लिए जॉयस्टिक। ठीक है, साउंड कार्ड कनेक्टर के देखते हैं। इसका उपयोग ऑडियो डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का स्पीकर, हेडफोन आदि आते हैं। साउंड कार्ड देख लेते हैं। अभी साउंड कार्ड भी इसी में देख लेते हैं। हाँ, साउंड पोर्ट। ये साउंड पोर्ट। ठीक है, ये हरे, लाल और ब्लू इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, और अपन इसको यहीं पर रख लेते हैं, हटाओ।
ये यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब आता है आपका डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर मॉनिटर को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसे अपन BGA भी बोलते हैं, BGA डिस्प्ले कनेक्टर। कॉम पोर्ट, कंटिन्यू पोर्ट, इस डिवाइस का माउस, मॉडेम आदि डिवाइसों को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं। अब आता पोर्ट एंड वेरिएबल पोर्ट्स, इनके बारे में। वेरिएबल पोर्ट्स कंप्यूटर में लगा हुआ कनेक्टर, ऑप्टिकल नहीं, कंप्यूटर में लगा हुआ वह कनेक्टर जिसमें केबल से लगाया जाता है। केबल वह कॉपर तथा ऑप्टिकल कनेक्टर है जिसकी मदद से पेरिफेरल अथवा अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर पोर्ट पर यह इंटरफेस जिसके द्वारा अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिसमें ईथरनेट पोर्ट दिखाया गया है। इसके स्थान पर निम्न पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं। कंप्यूटर पोर्ट के लाना होता है ये ना, मतलब उसके लाना है इंटरनेट के लिए, जिसमें RJ45 कनेक्टर भी लगता है ना, वही। अब आता है आपका DV सीरियल। DV सीरियल के बारे में देखिए। DV सीरियल इसे कहते हैं, ये जहाँ कनेक्टर की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसका आकार ट्रेपेजोइडल होता है और इसमें कनेक्टर को उल्टा नहीं लगाया जा सकता। यदि हम मेल कनेक्टर को लगाने के प्रयास करेंगे तो तभी ये नहीं लगेगा, ठीक है। ये था। अब आता है RJ सीरियल। RJ सीरियल कनेक्टरों का प्रयोग अधिकतर टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है। इसमें दो प्रकार के प्रचलित होते हैं, RJ11 और RJ45। RJ11 कनेक्टर का उपयोग टेलीफोन लूप्स के लिए किया जाता है और RJ45 कनेक्टर का उपयोग ईथरनेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आती है आपकी USB। इसमें एक सिंगल पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर के अनेक 127 पेरिफेरल को जोड़ा जा सकता है। USB का 1.1 वर्जन 12 Mbps डाटा रेट को सपोर्ट करता तथा इसका नया वर्जन USB 2.0 480 Mbps डाटा को रेट कर सकता है, ठीक है। और अभी नई आने लगी हैं आपकी 3.0 भी USB आने लगी हैं। अब आता है आपका IEEE फायरवेयर। इसके अत्यधिक ट्रांसमिशन 400 Mbps के अंतर्गत यह बहुत प्रचलित है। इसका उपयोग PC में तीव्र गति के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आता है आपका इन्फ्रारेड जो होता है। इन्फ्रारेड आजकल कई कंप्यूटरों जैसे कि लैपटॉप तथा PDS इन्फ्रारेड पोर्ट का उपयोग डाटा को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनका पोर्ट कंप्यूटर का वह छोटा सा पोर्ट होता है जिसकी मदद से NR बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा घंटों को भेजा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। मिनटों में, घंटों में नहीं, मिनटों में भेजा सकता है, प्राप्त किया इंटरफेस किया जा सकता है, ठीक है। पोर्ट की गति बहुत कम होती है, अधिकतम 4 Mbps। हालांकि एनकोड वायरलेस तकनीकी इसका उपयोग पोर्ट टू पोर्ट वार्तालाप के लिए होता है, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल। इसके लिए रिमोट कंट्रोल होता है वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए। RCA का RCA जैक क्या होता है? RCA जैक तथा कनेक्टर का उपयोग ऑडियो तथा वीडियो ट्रांसमीटर के लिए किया जाता है। RCA कनेक्टर को PC वीडियो कार्ड पर देखा जा सकता है, जिसके द्वारा टेलीविज़न या VCR को आउटपुट प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब आगे आता है सेंट्रोनियस क्या होता है? सेंट्रोनियस कनेक्टर का उपयोग पेरिफेरल प्रिंटर कनेक्टर के लिए किया जाता है। SCIS इंटरफेस के लिए होता है। अधिकतर यह कंप्यूटर ना होकर पेरिफेरल पर होता है। पेरिफेरल इंटरफेस पर केवल दो विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे इंटरफेस कहते हैं। किसी पेरिफेरल या
ऐसी रेंज को जोड़ने के लिए अपनाए गए तरीकों को पेरिफेरल इंटरफेस कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करना, अब ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करना कैसे करना है, उसके निम्न चरण है जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। मदरबोर्ड को लगाना, कंप्यूटर को कंप्यूटर मदरबोर्ड को केस में फिट करने के लिए प्लास्टिक लगे होते हैं या स्टैंड लगे प्लास्टिक लगे होते हैं, जो भी लगे रहते हैं। वो तो अपन केस जब नए नए केसों में अलग अलग आते हैं, जिसमें बोर्ड को स्लॉट वाली स्लाइड मेटल केस को ना, क्या लिखा है यार, जैसे बोर्ड की शोल्डर वाली साइड मेटल केस को ना हुए और कोई सॉकेट ना हो, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है यार, मतलब उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसलिए उसको प्लास्टिक की कुछ सर्किटें बनाते हैं, मेरे को पता है। मदरबोर्ड लगाते समय ध्यान देना चाहिए कि उस पर लगे कंपोनेंट या स्लॉट पोर्ट सिस्टम यूनिट पर बने छिद्रों से मेल खाएं। ठीक है, मदरबोर्ड पर बने माउंटिंग होल्स को सिस्टम यूनिट पर बने माउंटिंग होल से मिलते हों। ठीक है, स्क्रू कसते समय पेचिंग्स फिसले नहीं और किसी कंपोनेंट या सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मदरबोर्ड लगाने के पश्चात यह जांच लेना चाहिए कि वह ढीला तो नहीं है एवं सिस्टम यूनिट को छू तो नहीं रहा है। मदरबोर्ड को लगाने से पहले उस पर CPLI या CPU फैन या रैम लगाना आसान रहता है। मतलब मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले आप क्या कर लें, CPU लगा लें पहले ही उसमें, मदरबोर्ड को केस के अंदर लगाने से पहले, रैम लगा लें केस के अंदर लगाने से पहले। अब आता है मेमोरी लगाना। मेमोरी लगाने से पहले मदरबोर्ड को डॉक्यूमेंटेशन को एक बार देख लेना चाहिए। अधिकांश मदरबोर्ड में मेमोरी सर्किट के नंबर दिए होते हैं, जहाँ 0 से 1 से शुरू होते हैं। वैसे तो स्लॉट को किसी भी क्रम में भरा जा सकता है, परंतु इसमें न्यूनतम संख्या से लगाना चाहिए। किसी भी मदरबोर्ड में एक से अधिक स्लॉट में मेमोरी लगाना आवश्यक होता है, जिसमें बैंक पूर्ण हो। SIMM को लगाने से पहले या तो 45 डिग्री कोण पर सर्किट को डालना चाहिए तथा उसे सीधे लगाना चाहिए, जैसे उस पर क्लिप लॉक को हो जाए। फिर SIMS को सीधा डालकर फिर झुकाना चाहिए जिससे क्लिप लॉक हो जाए। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, रैम जैसे लगानी हो, वो मेमोरी कनेक्टर होते हैं ना, तो उसमें लॉकिंग सिस्टम होते हैं, उन लॉकिंग सिस्टमों को जानने के लिए बताया गया है। और फिर आता है आपका CPU लगाना। ये पहले भी लगा सकते हैं, मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले लगाना कैसा है ये आपका रहता है। CPU को लगाने से पहले हमें प्रोसेसर पर पिन नंबर 1 प्रोसेसर सॉकेट को पिन नंबर देख लेना चाहिए। प्रोसेसर एवं उनके सॉकेट दोनों पर ही पिन नंबर का मार्क किया जाता है। सॉकेट के पिन नंबर से मिलाकर CPU लगाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आता है आपका पावर सप्लाई यूनिट SMPS के बारे में। SMPS को सिस्टम केस पर ठीक से बैठाते हैं या सेट करते हैं। अब स्क्रू से SMPS को सिस्टम को केस में कसते हैं। फिर SMPS को 115 वॉट या 240 वॉट इनपुट का स्विच तो उसे सही इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है केबल लगाना। इसमें केबल कैसे लगाई जाती है। 80 पावर सप्लाई को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए 6 पिन कनेक्टर लगाते हैं। ये चेक करते हैं कि ब्लैक केबल एक साथ ही 80 पावर से सप्लाई ऑन ऑफ स्विच केबल को सिस्टम केस से आने के पैनल पर लगाते हैं। ATX पावर सप्लाई को मदरबोर्ड पर लगाने के लिए सिग्नल कनेक्टर का उपयोग करते हैं। हार्ड डिस्क CD-ROM को किसी भी मैक्सवेल कनेक्टर को लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी कनेक्टर को सामने वोल्टेज वाली सप्लाई होती है। फ्लॉपी ड्राइव में मिनी मैक्सवेल कनेक्टर लगाया जाता है। अब इंटरफेस कार्ड के बारे में बात करते हैं। इंटरफेस कार्ड क्या होता है। इंटरफेस कार्ड को सही एक्सपेंसिव स्लॉट में लगाना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से स्लॉट में लग गया है। कभी भी इंटरफेस कार्ड को लगाते समय
बहुत अधिक ताकत नहीं लगानी चाहिए एवं एक समान दाब देते हुए कार्ड को स्लॉट में डालना चाहिए। इसके बाद इंटरफेस कार्ड को सिस्टम केस पर स्क्रू से कस देना चाहिए। ठीक है, अब आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या, स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी हार्ड डिस्क 3.5 बैग में लगाया जाता है, जबकि सीडी और डीवीडी ड्राइव्स को 5.25 बेस में ड्राइव पर लगाते हैं। बाहर से दबा दिया जाता है। जैसे सीडी और डीवीडी ड्राइव को लगाने के लिए प्रिंट पैनल को प्लास्टिक केस प्लेट निकालने की आवश्यकता होती है। इस ड्राइव्स को स्क्रू द्वारा सिस्टम केस पर लगाया जाता है। अब इन ड्राइव्स को डाटा केबल एवं पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। केबल लगाते समय यह ध्यान रहे कि केबल व पिन डिवाइस कनेक्टर पिन से मेल खाएं। केबल का एक कोना लाल होता है जो कि 1 पिन होता है। कनेक्टर का पिन 1 प्रदर्शित करने के लिए उस पर आई या सफ़ेद बिंदु अंकित होते हैं। सिस्टम केस को ढक्कन लगाना, ये तो आप सिंपल सा है। सिस्टम केस को ढक्कन लगाना, सिस्टम केस पर उसका ढक्कन लगाकर स्क्रू से कस देना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, वैसे ही कस दोगे तुम लोग। अब आती है नेक्स्ट आपके पास में ट्रबल शूटिंग। ये आपकी एक अच्छी है कि जैसे मान के चलो कंप्यूटर जब सेल फोन टेस्ट में जाता है और कुछ खराबी हो जाती है, या चलते समय भी अगर सिस्टम कुछ खराबी देता है, हमको कुछ काम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें कुछ आउटपुटिंग नहीं आती या इनपुटिंग नहीं आती, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग करते हैं। ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, वो इसके क्या क्या चीज़ में होती है वो देखते हैं। नंबर 6 पे आती है आपकी ट्रबल शूटिंग। सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। जो कि समस्या उत्पन्न हुई है उसका गहनता से अध्ययन करना चाहिए। किसी भी लक्षण को देखकर उसे पुराना अनुभव के आधार पर तुरंत ही निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि यह संभव है कि सामान्य लक्षण होने के बाद भी सिस्टम में समस्या का निवारण कुछ और ही हो। ठीक है, ट्रबल शूटिंग करने से पहले माना कि कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो बाजार जाएं। सिस्टम बजाय सिस्टम खोलने से पहले लेमन जांच से शुरू करें। ठीक है, क्या क्या चीज़ करने लेबलों में। नंबर वन पे करना है अपन को पावर स्विच ऑन है या नहीं है। फिर इसके बाद में पावर सप्लाई का केबल सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इसके बाद में यूपीएस सीटीवी ऑन है कि नहीं है। इसके बाद में आता है आपका एसी सप्लाई वोल्टेज की जांच कर लेनी चाहिए। ये सिर्फ ट्रबल शूटिंग करने से पहले की बात है। ठीक है, पावर सप्लाई ये सारी चीज़ें वो खुद चेक करता है हालांकि, लेकिन ये देख लेना चाहिए। पावर केबल को भी मल्टीमीटर से जांच कर लेना चाहिए। यदि एसएमपीएस ऑन ऑफ है तो उसकी जांच कर लेना चाहिए। एलईडी ग्रो, इसके बाद मॉनिटर के स्विच ऑन चेक कर लेना चाहिए। एसएमपीएस के पैनल को चेक कर लेना चाहिए। और इसके बाद में मॉनिटर का ब्रॉडनेस कॉन्सेप्ट अधिक हो या कम हो उसको देख लेना चाहिए। क्या मॉनिटर की बाटा केबल सही ढंग से लगी है नहीं लगी, या सीपीयू फैन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ये चीज़ें देख लेनी चाहिए ट्रबल शूटिंग करने से पहले। और उसके बाद में फ्रंटल पैनल इंडिकेटर को कनेक्शन की जांच करते समय सही ढंग से लगा या नहीं है ये देखना। सीमोस बैटरी चेक कर लेना चाहिए। एसएमपीएस की आउटपुटिंग वोल्टेज को चेक कर लेना चाहिए। मदरबोर्ड पर लगे कास्ट की जांच कर लेना चाहिए। हार्ड डिस्क एसडीडी सीडीडी एफडीडी पावर सप्लाई को चेक कर लेना चाहिए। मदरबोर्ड पर जंपर सही सेट है कि नहीं है ये भी देख लेना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका हार्ड डिस्क डाटा केबल सही लगी है नहीं लगी ये देख लेना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए मदरबोर्ड कैबिनेट में शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। यदि कोई आवाज़ सुनाई दे तो किस प्रकार की बीप आ रही है, इसका आधार हम अनुमान लगा सकते हैं कि समस्या किस डिवाइस में है। इस प्रकार हम समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। और ये हो गया अपना इस सेकंड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अपन
वाले चैप्टर पे आप पहुँचेंगे। कल जो वीडियो आएगी आपके लाने या जो कल की क्लास रहेगी वो थर्ड चैप्टर पे रही। सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके 3-4 वीडियो रही है सेकंड चैप्टर की, और ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर की भी 3-4 रही, यानी 8 तक वीडियो हुई हैं। और अब कर लेंगे ऐसे। आज 7 तारीख हो गई है, हो जाएगा 15 या 20 तारीख तक आपका ये सारा थ्योरी क्लास हो जाएगा, और 10 दिन में आपका वो हो जाएगा फरवरी लास्ट में आपके पेपर। कोई बात नहीं है ना, तो ठीक है।